वेरी, ठीक है। तो राइट लंग डिवाइडेड इनटू थ्री लोब नोन एज सुपीरियर, इंफीरियर, एंड सेंटर में आ जाएगा मिडिल। एंड लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, लार्जर वन इज सुपीरियर लोब। क्लियर है बेटा? और जो ये फिजर वर्ड भी आप नोट डाउन कर लेना, ब्रेन स्केलेटल सिस्टम भी हम जब पढ़ाएंगे तो फिजर वर्ड आएगा। जो ज्वाइनिंग पे एक आपको दिखेगा ना स्ट्रक्चर, जो एक बाउंड्री बना रहा, दो लोग के ज्वाइन कर रहे हैं, इसको फिजर वर्ड। ओके, चलो सेम नॉच, कार्डियक नॉच। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के स्टेप्स की। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, मींस जनरल जो तुम देख रहे हो रेस्पिरेशन लिखा है यहाँ पे बेटा, ब्रीदिंग नहीं लिखा है। तो याद करो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, रेस्पिरेशन इंक्लूडेड ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन बोथ। तो आपको यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन तक ले गया होगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चीज बहुत मार्किंग वाली चीज है बेटा। इसके कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बारीक से जो डिफरेंस होते हैं ना, इट शुड बी वेरी क्लियर, ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच alveolar air इज रिलीज आउट। ओके, ठीक है। जो आपका ब्रीदिंग, एक्सचेंज एंड इनहेलेशन वाली बात है वो प्रोसेस होगी। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, जहाँ पे एल्वुलर को वेस्कुलर सप्लाई होगी और वहां से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा और टिश्यू साइड से CO2 जाएगा एंड कैपिलरी से एल्वुलाई में CO2 का डिफ्यूजन होगा। देखेंगे इसको वन बाय वन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, पता है हमें बीच में जो रास्ता बिताना है उसको, वो वाया ब्लड होगा। इट इज लाइक अ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन या फ्लाइट आप समझ लो, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ब्लड यूज कर रहा है ऑक्सीजन और CO2 बोथ। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, अगेन डिफ्यूजन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। तो ब्रॉडली आप देख रहे हो कि दो बार डिफ्यूजन हो रहा है मेनली। एक और क्वेश्चन बनता है, चलो अभी नहीं बात करते उस पर, तब आपको कितनी बार डिफ्यूज हुआ है, ये सब कितनी मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, ये वहां पे पूछा जाता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ब्लड की कैपिलरी की मेम्ब्रेन लेयर, मतलब जहां से क्रॉस करेगा तो एक सेल होगी, सेल की मेम्ब्रेन आएगी। देन ब्लड में आया, RBC में गया, फिर RBC की मेम्ब्रेन, RBC हीमोग्लोबिन कैरी करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। देन RBC की मेम्ब्रेन को फिर से क्रॉस करेगा, ब्लड में आएगा प्लाज्मा में। देन प्लाज्मा से फिर से कैपिलरी की मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, फिर जिस टिश्यू में जाना होगा, जिस सेल के अंदर जाना होगा वहां पे मेम्ब्रेन क्रॉस होगा। तो एक बार कहीं पे ये क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी मेम्ब्रेन क्रॉस, एक ऑक्सीजन को एल्वोलाइज से लेके, सुनना, ठीक है। अभी ये तुमको करना नहीं है, मैं तुम्हें एक ब्रीफ बता रही हूँ। एल्वोलाई को एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एल्वोलाई से सेल तक पहुंचने के लिए कितनी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। तो एक जनरल आइडिया अभी आप समझ लो कि देयर इज सर्टेन मेम्ब्रेन जिसमें उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। बट ब्रॉडली आप डिफ्यूजन की बात कर रहे हो तो दो बार डिफ्यूजन हो रहा है, एक एल्वोलाई से ब्लड में और दूसरा ब्लड से फिर टिश्यू। क्लियर? रिवर्स चलेंगे, अगेन दो, टिश्यू से ब्लड में या सेल से ब्लड में एंड ब्लड से देन अगेन एल्वोलाइन। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, समझ में आ रहा है? आज मैकेनिज्म की बात करेंगे कि इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इसमें क्या रोल, किस तरीके से हो रहा है ब्रीदिंग की प्रोसेस में। इंस्पिरेशन में कौन कौन मूव कर रहा है, कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम का तो खैर अलग सेक्शन है। और एक्सपिरेशन के टाइम में कितना वॉल्यूम कम हो रहा है, किस तरीके से, कहाँ निगेटिव प्रेशर है, कहाँ पॉजिटिव प्रेशर है, ये सब बात करें। उसके पहले क्या तुम लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर को रिवाइज किया? कल मैंने बोला था मैकेनिज्म समझने के लिए पहले पूरा ये जो बॉडी के अंदर ये वाला इमेज दिख रहा है तुम्हें, ये अरेंजमेंट इट शुड बी वेरी क्लियर। क्या ये पूरा रिवाइज हो गया? नॉस्ट्रिल से लेके थोरेसिक कैविटी, प्लूरल कैविटी, पल्मोनरी कैविटी या प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल, ठीक है।
वाइटल मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन, क्या ये सब पैराइटल मेम्ब्रेन, ये सब आपका क्लियर है? किसी को कोई रिवीजन चाहिए वहां पे? क्विक। एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। मैं मान रही हूँ आपकी क्लियर है, ठीक है। बस एक चीज एग्जाम, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि थोरेसिक कैविटी को बनाने के लिए कौन कौन रोल प्ले कर रहा है। थोरेसिक कैविटी बनाने के लिए कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है एयर टाइट थोरेसिक कैविटी के फॉर्मेशन के? यस मैम, क्विक रिवीजन। अभी अब प्रोसेस के साथ के रिवीजन कराएंगे, पहले आंसर। स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम। वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम, स्टर्नम, रिब्स। केवल स्टर्नम रिब्स नहीं होंगे, वर्टिब्रल कॉलम, बैक साइड, डोर्सल साइड, वेंट्रल, स्टर्नम, लैटरल एंड वेंट्रल, रिब्स एंड डायफ्राम आपका। जब आप एब्डोमिनल साइड से बोलोगे तब एंटीरियर पोस्टीरियर, आप डायफ्राम की पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अगेन एंटीरियर पोस्टीरियर हो। ठीक है बेटा, करेक्ट है। आकाश, वेरी गुड। बाकी सब एक बार सुन लो। ये है बाउंड्री, जो मार्क कर रही हूँ दैट इज द बाउंड्री। ये एयर टाइट है, क्लियर। आगे है स्टर्नम, आगे से ही स्टार्ट हो जा रहा है रिब, लैटरली है रिब्स, पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, नीचे है डायफ्राम, जो नॉर्मल रिलैक्स स्टेज में जो रहता है टोम से, क्लियर, गुंबद के से। और जब वो थोड़ा फ्लैटेंड होगा इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो इसी थोरेसिक कैविटी के मूवमेंट से डिपेंड है कि इंस्पिरेशन इनहेलेशन कैसे होगा या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे होगा। क्लियर? थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर रहा है, इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल, आज चलो पहले मैकेनिज्म देखेंगे, फिर इमेज तो कई बार आएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर सब क्लियर होना चाहिए। राइट लंग, लेफ्ट लंग, अपर लोब, लोअर लोब, अपर मिडिल लोअर, वही सुपीरियर इंफीरियर एंड मिडिल, एंड डायफ्राम नीचे की तरफ है, एब्डोमिनल साइड से मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आप एकदम अननोइंगली आप ब्रीथ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना कि आप हमेशा सोच के सांस लेते हो। अगर देखो, कुछ चीजें ऐसी है ना बनी है एवोल्यूशन में कि जिसको ब्रेन के कंट्रोल में नहीं दिया गया, मतलब है वो ब्रेन के कंट्रोल में लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। अदरवाइज आप भूल जाओगे तो जान चली जाएगी। जैसे आप सोचो कि आज तो हम दिल को धड़काना ही भूल गए, हार्ट बीट ही कराना भूल गए, तो भाई जब तक आपको याद आएगा तब तक तो हार्ट गया आपका। हम थोड़ा थक गए, अभी हम सांस नहीं लेंगे। तो ऐसी वाइटल एक्टिविटी करने वाली चीजें आपके कंट्रोल में नहीं। तो आप अननोइंगली भी जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, जस्ट सपोज अभी मेरा मेन काम है बोलना, लेकिन बोलने के साथ साथ मैं सांस भी ले रही हूँ, ब्रीदिंग भी कर रही हूँ। जब आप सो जाते हो, चलो कुछ मत सोचो, सो जाते हो, तो क्या आप सांस रोक के रात भर सोते हो? नहीं ना, वहां पे भी आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस चल रही है। तो जो एकदम नॉर्मल आप ब्रीदिंग कर रहे हो, अननोइंगली कर ही रहे हो, जो दिन रात चल रही है, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर रोल प्ले कोई कर रहा है तो वो लंग्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है डायफ्राम का। क्लियर? डायफ्राम अगर मूव नहीं करेगा, डायफ्राम डायफ्राम जो लार्ज एकदम मस्कुलर स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा, थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज नहीं करेगा, तो लंग्स आपके फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो लंग्स के फंक्शन के लिए जो मेन रोल प्ले कर रहा है, एक चीज ध्यान में रखना, वो लंग्स का पार्ट नहीं है। लंग्स का फंक्शन डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते देखते हैं। आ, ये सब डेटा हम बाद में बात करेंगे, आज थोड़ा प्रोसेस देख लेते हैं फिर बता। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन द
in and expiration by which the alveolar air is released out. Here एक अंदर की तरफ एक बाहर. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. What is gradient, beta? What is gradient? How you will define gradient? दो आकाश कैसे हैं आकाश? मैथ्स वाला भी आकाश ज्वाइन किया क्या? आयुष, फरिहा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, निनाद, प्रफुल्ल, पृथ्वी, समृद्धि, श्वेत, श्रेयस. बहुत बार ग्रेडियंट वर्ड सुने हो. व्हाट इज ग्रेडियंट? डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट. प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बोला बेटा. जब सिर्फ हम ग्रेडियंट बोले मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट. सेम चीज के लिए जिसको भी आप मेजर करोगे उसके 2 पॉइंट में डिफरेंस होना ही ग्रेडियंट बनाना. क्लियर? प्रेशर ग्रेडियंट आप करेक्ट है. ठीक है. प्रेशर ग्रेडियंट मतलब 2 पॉइंट के प्रेशर में डिफरेंस बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. वो 2 पॉइंट क्या हो गए? एक लंग्स की कैविटी हो गई, प्लूरल कैविटी, एंड दूसरी आपकी क्या हो गई? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. ठीक है. एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है उसी एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, कोई सराउंडिंग एटमॉस्फेयर नहीं. हाँ बेटा, डिफरेंट इन टू पॉइंट. इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स. अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन था. प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. इसको ध्यान से देखो. इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. कौन सा प्रेशर की बात हो रही है? विद इन द लंग्स. प्लूरल कैविटी की बात नहीं हो रही है, थोरेसिक कैविटी की बात नहीं हो रही है. बात किसकी हुई है? नोटिस करना. इंट्रा पल्मोनरी. पल्मोनरी मतलब लंग्स, इंट्रा मतलब अंदर. ठीक है. inside the lungs. Are you getting my point? लिख लो यहीं पे मार्क करके. is less than the atmospheric pressure. clear? atmospheric pressure से कम होगा तो निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा. निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा तो पॉजिटिव प्रेशर निगेटिव प्रेशर की तरफ एयर को ट्रेवल करा देगा. क्लियर? लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज देयर इज अ निगेटिव प्रेशर. तुमने ये सुना है ना, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेल हो गया तो क्या हो गया? निगेटिव प्रेशर हो गया. किसी को कोई डाउट यहाँ पे इस पॉइंट में? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर शुड बी लेस देन, शुड बी नेगेटिव प्रेशर और शुड बी पॉजिटिव प्रेशर इन केस ऑफ इंस्पिरेशन. डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं. अब तुम लेस देन और हायर देन वॉल्यूम वो सब समझ के बैठे और ये नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी. एवरीबडी इज क्लियर विद दैट पॉइंट? नेगेटिव प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जब आप बोलते हो तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर लो है. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा? नीचे आएगा. अभी हम ग्राफ भी दिखाएं. ठीक है. उस केस में क्या होगा? निगेटिव प्रेशर उसको बोलते. नेगेटिव प्रेशर कैसे? जो लो प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ने से जो प्रेशर का कम होना हुआ था वही नेगेटिव प्रेशर हो गया. अगर हमने इनिशियल को 0 से कंसीडर किया तो 0 के नीचे गया नेगेटिव प्रेशर. डायरेक्ट लाइन आ सकती है, मार्क कर लेना. इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिमिलरली expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. एक्सपायरेशन कब होगा? जब अंदर प्रेशर हाई रखना है एंड बाहर आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाए. तो उस केस में क्या होगा? आप एक्सेल करो. अब यहाँ से शॉर्ट नोट एक लिख लो बेटा. चलो मत लिखो, फ्लो चार्ट हम देते हैं अभी, वो लिख लो. ठीक. द डायफ्रैम एंड स्पेशलाइज्ड. अब ये आप प्रोसेस के लिए ये सेंटेंस थे. दिस इज द प्रोसेस जिसको अभी डिटेल में देखना है. ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, मार्क करो बस. एनसीईआरटी डिटेल में अभी जो बताएंगे वो नोट्स बनाने. द डायफ्रैम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स. स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स. डायफ्रैम अपने आप में मसल्स है,
इसके अलावा एक स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं फॉर दिस प्रोसेस नोन एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो हम तोड़ रहे हैं, वर्ड समझना। एक्सटर्नल मतलब आउटर, इतना सबको पता है। इंटरनल मतलब इनर, इंटर मतलब इन बिटवीन, कोस्टल मतलब रिब्स। क्या हो गया, सबको समझ में आ गई बात। मसल्स ऐसी हैं, स्पेशलाइज मसल्स जो रिब्स के बाहर है, रिब्स के अंदर है, रिब्स के बीच में, ठीक है, मतलब रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और या तो वो रिब्स के बाहर की साइड से हैं या तो अंदर की साइड से। क्लियर, दो रिब्स के बीच में। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये तीन मसल नहीं है, ध्यान रखना। टोटल क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक मसल है, ठीक है, मतलब एक मसल्स के टाइप्स हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स means, again I repeat, I divided intercostal muscles between two types of muscles. Intercostal muscles divided into two types of muscles. One is external intercostal muscle, another one is internal intercostal muscle. Is it clear? अच्छे बच्चों, हाँ ना, कुछ तो बोलो। एकदम अच्छे से क्लियर ना। अभी मैं इन मसल्स को मूव कराऊंगी, पहले मसल समझ जाओ। डायफ्राम एक साइड कर दिया, उससे कोई डाउट नहीं है, वो सबसे मेजर मसल है। देन आपने रिब्स के बीच की मसल देखी, देखो बोन अपने आप मूव नहीं करेगा, बोन अपने आप मूव नहीं करेगा, उसको खींचेगी, उसको मसल्स खींचेंगी। कौन से टिश्यू होते हैं बोन और मसल्स को जोड़ने वाले? कनेक्टिव टिश्यू मत बोलना, नहीं तो थप्पड़ मारूंगी। कौन से टिश्यू होंगे? चॉइस भी नहीं दे रही मैं, डायरेक्ट बताओ। कार्डियक हार्ट में होता है बेटा, हार्ट पढ़ रहे हो, फटाफट बताओ। लास्ट पॉइंट रिपीट अगेन, अभी बता रहे हो। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका रिप्लाई करो पहले आकाश। बोन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू होगा? चलो ऑप्शन दे देती हूँ, लिगामेंट, टेंडोन। अब बोली निकलेगी, फटाफट फटाफट आ जाओ। अब देखो अब कितने रिप्लाई देती हूँ। बोन और मसल्स के बीच में, वेरी गुड आयुष। बाकी सब रिप्लाई फास्ट। समृद्धि बेटा रिप्लाई करो, आकाश रिप्लाई करो। हाँ पृथ्वी करेक्ट है। मनाली, मैडम क्यों नहीं क्लास कर रही है? केतकी, ईशा रिप्लाई करो, करेगा। और किसी को भी आंसर नहीं आता है ना, तो परेशान मत हुआ करो, बस फोकस किया करो कि मैम ने क्या पूछा, और जब मैं आंसर दूंगी तो सुनो। फिर ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज के बाद ये क्वेश्चन मैं नहीं भूलूंगा, या भूलूंगा, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। टेंडोन इज करेक्ट, सब करेक्ट आंसर दियो, ठीक है। टेंडोन इज करेक्ट। तो आपको पता है बोन अपने आप मूव नहीं करेगी, तो एक थोरेसिक कैविटी थी, एक प्लूरल कैविटी है। थोरेसिक कैविटी को चेंज कराने के लिए हमें बोन्स को तो मूव कराना पड़ेगा ना, जो रिब्स हैं, जो स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं मूव करेगा। क्लियर? वर्टिब्रल कॉलम आप पीछे से देखो, वो कभी आपको हिलता डुलता ऐसे नहीं दिखेगा। आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के मतलब नीचे झुकते उठते वक्त आप कर सकते हो, वो बेंड हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं कि वो मूव करता हुआ आपको दिखे। क्लियर? तो यहाँ रिब केज को मूव कराना है, उसके लिए मैंने आकाश यहाँ पे बताया कि बेटा, और सभी लोग सुनो, यहाँ पे मैंने बताया कि अभी आपके पास मसल्स आपको समझनी है कि क्या क्या मसल्स है। तो डायफ्रैग्म हो गई, क्लियर,
एक पूरा ग्रुप ऑफ मसल्स है, मस्कुलर स्ट्रक्चर एक आपने देखा जो नीचे की साइड से एब्डोमिनल साइड से। फिर यहाँ पे बात कर रहा है स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स। इसको समझाने के लिए मैंने बताया दिस इज इंटरकोस्टल मसल। इंटर मतलब इन बिटवीन, कोस्टल मतलब रिब्स, ठीक है, बिटवीन द रिब्स। क्लियर। अब ये दो तरीके से हो सकती हैं, चलो इमेज दिखाते हैं तब ज्यादा क्लियर। इसमें है दो, हाँ आ जाओ। ठीक है, ये रिब्स है, ये रिब ए लिख दिया, ये रिब बी लिख दिया। क्लियर। रिब्स पढ़ाएंगे बाद में, इसको कैसे कैसे लेबलिंग देते हैं, यहाँ तक कैसे आते हैं, कौन किससे ज्वाइंट है, कैसे होगा वो स्केलेटल सिस्टम में देखो। अभी बस ऐसे समझो ये रिब ए है, ये रिब बी है। अब देखो इंटरकोस्टल मसल मतलब दो रिब के बीच में, दो रिब के बीच में, एक टर्मिनोलॉजी क्लियर रहनी चाहिए, इंटरकोस्टल इसको मैंने बताया दो रिब के बीच में, दो रिब के बाहर की तरफ है, तो रेड रेड मैच हो जा रहा है। दो रिब में बाहर की तरफ है, क्या बोल दिया उसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दो रिब के अंदर की तरफ है, क्या हो गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। फिर आप जब और आगे एमबीबीएस में पढ़ोगे तो यहाँ पे भी लेयर आपको पढ़ाई जाएगी, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। अभी अपना इन दोनों से काम चल जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल स्टेपर, फिर इसमें ऑब्लिक वगैरह भी आती है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपको दिख रहा है, ये एक्सटर्नल, ठीक, ये इंटरनल, अंदर की तरफ से जोड़िए। देखो बोन होगा बेटा, बोन के दो सरफेस आराम से हो जाएंगे, मतलब दो से ज्यादा ही सरफेस हैं। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, बाहर की तरफ से जोड़ने वाली मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अंदर की तरफ से जोड़ने वाली मसल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब समझो तो काम क्या हो रहा है, ये मसल्स खींचेंगी, एक्सटर्नल वाली खींचेंगी, तो ये पूरा का पूरा जो आपस में स्ट्रक्चर आगे से ज्वाइंट है, ये आगे की तरफ बढ़ गया। अब ब्रीद इन करके देखो, सांस लो, सांस लो, आगे की तरफ बढ़ा रेप सबका, ठीक है। क्यों बढ़ा, क्योंकि ये मस्कुलर मूवमेंट अलोंग विद द डायफ्रैगम मूवमेंट आपने किया, दैट्स व्हाई वहां पे कैविटी की साइज बढ़ी। समझ में आया। अब इसको दो बार तीन बार और बताऊं, समझ में आया इतना। और इसका एनिमेशन भी दिखाती हूँ, भेजूंगी भी आज। चलो वेरी गुड, समझ में आया, सबको समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ है उसमें मसल्स में डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है। इससे भी ज्यादा भी मसल्स और आएंगे, ठीक है, बट आपको मेन मसल्स अभी ध्यान में रहे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. डायफ्रैम जब मूवमेंट कर रहा है तो डायफ्रैम के रिस्पेक्ट में दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। ध्यान से सुनो, छोटा सा फिगर बनाओ, एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। क्लियर। Inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. क्योंकि ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर है, क्लियर। जस्ट सपोज ये थी कैविटी, ये स्ट्रक्चर है। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, इस तरीके, थोड़ा सा कर्व रख लेते हैं, इस तरीके। तो किस रिस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ बेटा, सिर्फ अभी डॉर्सल, सिर्फ अभी डायफ्राम वाला पॉइंट देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये लेंथ बढ़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में एक्सपेंड किया, सब पैरेलली हो रहा है, इसलिए हम जब तुम्हें बोल रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा मतलब चारों साइड से बढ़ रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, देन वी हैव टू फोकस कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर, इधर की तरफ मूव करने की वजह से, डोम शेप से फ्लैटन होने की वजह से वहां पे एक स्पेस, जो ये आपको दिख रहा था, ये स्पेस इसने कवर कर लिया, इसलिए ये रिजल्टेंट वॉल्यूम इसका ऐसा आ गया। एंड दैट्स व्हाई आप इसको बोल रहे हो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। सब एमसीक्यू है, गलत नहीं होना चाहिए, एकदम समझते हुए चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर हो गया सबको। छोटा सा यहाँ इमेज बना लेना, एक ऐसा बनाओ, एक ऐसा बनाओ,
इसके बाद ये वाला डॉट डॉट बना दो और यहाँ पे ये डॉट डॉट बना दो, मतलब ये इनिशियल था, ये इनिशियल था, ये ये एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्पिरेशन है, मतलब इंस्पिरेशन इसकी वजह से होगा। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अभी हमने बात की स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, तो इसके मूवमेंट से क्या हुआ, देखो रिलेशनशिप समझो, इसके मूवमेंट से क्या हुआ, ये वॉल्यूम एरिया बढ़ा है। नाउ इसके मूवमेंट से देख रहे हैं हम, इसमें भी इसके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, इससे बढ़ा, एंड वेंट्रल साइड पे आप बोलोगे, वेंट्रल साइड पे रिब्स आगे की तरफ बढ़ा और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम में चेंजेस होगा। इज इट क्लियर बच्चा? 3D इमेज अगर हम इस साइड से बनाए, इस साइड से आप देखो, ये रहा, ठीक है, ये इसका जब ऐसे मूवमेंट हुआ था तो ये वाला एरिया चेंज हुआ वॉल्यूम में, अब ये मूव हो रहा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो रिजल्टेंट आपकी थोरेसिक कैविटी ऐसे रिब के ऊपर की तरफ है, वही बात है। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स, मार्क कर लेना, एंड डायरेक्ट पूछेगा कि लिफ्ट अप द रिब्स में कौन सी मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो डायफ्राम नहीं आएगा, डायफ्राम कोलैबोरेट कर रहा है, एग्जैक्टली कौन कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल, उसमें भी कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्लियर। और ये दोनों पैरेलली वर्क कर रही है, तब जाके आपका इनहेलेशन की प्रोसेस हो रही है। Lift up the ribs and the sternum causing an increase in the volume, lift up the ribs and sternum भी आगे की तरफ जाएगा, in the volume of thoracic chamber in the dorsal ventral axis. Is it clear बच्चा? The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. क्यों हुआ ये, क्यों हुआ पल्मोनरी वॉल्यूम, कैसे इंक्रीज कर गया, वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन थी, प्लूरल मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन, पेराइटल मेम्ब्रेन अटैच टू द रिब्स, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, अगर वो रिब्स से अटैच्ड है तो ये बाहर जाएगा, तो ये मेम्ब्रेन भी बाहर जाएगी, मेम्ब्रेन गया, प्लूरल स्पेस बाहर की तरफ खींचा, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन खींची, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसकी कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग है, तो ओवरऑल लंग्स की स्पेस, लंग्स का वॉल खींच रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया, लंग्स एक्सपेंड हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? अभी मैं रिपीट कराऊंगी, फ्लो चार्ट भी बताऊंगी, बट पूरी चीज समझ में आई क्या? फटाफट रिप्लाई करो। आकाश, मनालिक, फरिया, इकरा, ईशा, सब रिप्लाई करो। समृद्धि, आकाश, ये दो आकाश कौन है, बता नहीं रहे हो तुम? पार्थ, पार्थ बेटा तुम भी रिप्लाई करो। निनाद, समझ में आया? तो जेई से बेटा क्यों पढ़ने में मजा आ रहा है क्या, है आकाश? पढ़ने में मजा आ रहा है तुम? मैथ्स कर लो बेटा। गलती से ज्वाइन कियो या ऐसे? गलती से, लेकिन इंटरेस्ट आ रहा है, चलो फिर पढ़ो, बट अपना होमवर्क का टाइम देखना, मैनेज कर लेना। ठीक है, अभी देखो मैं इसको फिर रिवाइज कर रही हूँ, इमेज दिखा के दो, एनसीईआरटी की इमेज बाद में बात करेंगे, थोड़ी सी अपनी इमेज देखते हैं। ठीक है, लिसन केयरफुली, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना। ठीक है, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं, फिर से सांस ली, ब्रीथ इन करना है, मतलब सांस यहाँ से जाएगा, चलो अभी सांस लेना तो तब होगा जब कैविटी बढ़ेगी, तो आ जाते हैं पहले, थोरेसिक कैविटी, अगेन रिपीट, रिब केज, स्टर्नम, डायफ्रैम एंड डॉर्सली आपकी यहाँ पे पीछे की साइड होगी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, उससे एक एयर टाइट थोरेसिक कैविटी बनी है, मतलब यहाँ पे कहीं से बाहर से, इधर से एयर न जा सकती है, न इधर से एयर बाहर निकल सकती है, पास पाथ सिर्फ यही है, यहाँ से एयर अंदर आएगी और अंदर जाके ट्रैकिया ब्रोंकियोस तक पूरा डिवाइड होके एयर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अब ये अंदर एयर कैसे आएगी, वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा तो ओके है, और नहीं पढ़ाया गया तो अभी गैसेस लॉ पढ़ाया जाएगा, जब तो आएगा उसमें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं,
वॉल्यूम, किसी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाने से उसका प्रेशर डिक्रीज होता है और किसी सिस्टम का वॉल्यूम कम करने से उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके बच्चा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब देखो हमने क्या बात की, स्टेप वाइज समझते हैं, ठीक है। ये स्टेप को देखते हैं। पहले क्या होगा, इनहेलेशन करना है, इनहेल करना है, ठीक है। इनहेल करने में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी इसको छोड़ देते। रिब केज को हमें उठाना है, ये जो हमारे एक पूरा कवरिंग दिख रही है सामने कवच की तरह, उसको हमें उठाना है। सांस लो, सबको फील होगा कि वो उठ रहा है, क्लियर। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का यहाँ पे भी कोई रोल नहीं है, वो उठा नहीं रही है, उसको रिलैक्स रहना है, ठीक है, वो रिलैक्स्ड है। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो खींचेगी, वो पुल करेगी, इस रिब केज को बाहर की तरफ पुल करेगी। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल, ये जो येलो येलो ब्लू ब्लू पिंकिश पोर्शन दिख रहा है ना, अभी लंग्स है वो, बट समझ लो कि यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है बच्चा। कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक, रिब केज को इसने उठाया है डोर्सो वेंट्रल, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के रिस्पेक्ट में। अगेन देखो, ये 4 डायरेक्शन है, इधर वर्टिब्रल कॉलम है, डोर्सल पोजीशन, ठीक है। इधर आपका रिब है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल पोजीशन। तो डोर्सल वेंट्रली साइज बढ़ गई, ये वाली साइज अभी बढ़ी, ठीक है बच्चा, समझ में आया। ठीक, दूसरे में क्या होगा, रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ गया। नाउ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको पता है ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, फ्लैट हो जाएगा, डोम शेप से फ्लैटेंड हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा, देखो ये है, इसको हम यहाँ ले आए, ये बढ़े, ये हो गया, ठीक है। ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया। तो देखो ये था इनिशियल वॉल्यूम, अब ये एक लास्ट बार बता रही हूँ बेटा, अब रिपीट नहीं करूँ। ये है इनिशियल वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम आप निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा। ये है फाइनल वॉल्यूम, इस फाइनल वॉल्यूम के बढ़ते ही इसके अंदर एयर प्रेशर हुआ कम, एयर प्रेशर कम हुआ तो आप लोगे सांस, और सांस आएगी अंदर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स कैविटी, नहीं अभी रुक जाओ, पहले थोरेक्स कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। देन वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, यहाँ पे और होना चाहिए, थोरेक्स कैविटी, एंड देन पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होते ही अब क्या होगा, प्रेशर इन एल्वेओलाई डिक्रीजेस, वही लंग्स के अंदर का इंटर पल्मोनरी कैविटी, इंट्रा पल्मोनरी कैविटी जो है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एयर अंदर आ खत्म होगा। कोई यहाँ से कोई एमसीक्यू गलत नहीं करेगा, ना मसल्स गलत करेगा, ना मूवमेंट गलत करेगा, ना सीक्वेंस गलत करेगा, अदरवाइज बहुत पिटाई होने वाली। और अच्छा पेपर बनाऊंगी मैं इस बार, ह्यूमन फिजियोलॉजी भर भर के अच्छे पेपर जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फटाफट यस और नो बताओ। तब तक मैं एक ही मिस फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट की, किसमें इंस्पिरेशन देख रहे हैं, अभी एक्सपिरेशन की बात ही नहीं हुई है। फर्स्ट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स है, तो आप उसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। अभी आपको क्या, जब तक पूछेगा नहीं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तब तक आपको जाना नहीं है किससे मूवमेंट हो रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन। डायफ्रैगम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थर्ड नंबर पे, एंड as a resultant diaphragm flattens, as a resultant thoracic volume increase, fifth वाला step। sixth वाला step pulmonary volume increase, pulmonary volume increase, then seventh step प्रेशर डिक्रीज इनसाइड द पल्मोनरी कैविटी, और एयर को जगह मिल गई, हायर प्रेशर से एयर मूव कर गया लोअर प्रेशर की तरफ, और ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आ गई एयर अंदर। ओके, एनी क्वेरी, पृथ्वी बेटा समझ में आया। आकाश स्टेप बाय स्टेप क्लियर है, आयुष, फरेहा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली,
निनाद, पार्थ, प्रफुल्ल, पृथ्वी, समृद्धि, यश। थोड़ा बाकी सबको भी बोला करो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लिया करो। ब्राह्मणी बेटा क्लियर है? ब्राह्मणी मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, कॉल नहीं कनेक्ट हुआ था, मुझे कॉल करना जरा सामने से 5 बजे के करीब। वेरी गुड, क्लियर, आगे बढ़े। अब इसका रिवर्स मैकेनिज्म कर देते हैं। जो रिपकेज आपने आगे की तरफ बढ़ा दी उसी को आप रिवर्स ले आओ। थोड़ा सा मेरे बच्चों सोच के बताओ कौन सी मसल इसमें इन्वॉल्व कर दें, कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व कर दें अंदर की तरफ खींचने के लिए। अगर बता दिया ना तो मजा आ जाना है सच में। बताओ कौन सी मसल्स इन्वॉल्व कर, किसको कॉन्ट्रैक्ट करा दे। बाकी सब तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है। चलो हिंट भी मिल गया, अब बता दो। जो बताएगा उसको मेरे साइड से कैंडी, चॉकलेट क्वेश्चन बताओ। बिना मेरे बताए बताना है यहाँ पे। अब कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कौन सी सब रिलैक्स हो जाएगी। फरिया का आ गया है राइट जवाब। समृद्धि गलत जवाब। बाकी सब भी रिप्लाई करो जरा। अरे अरे इस तो इमेज में लिखा भी हुआ था तो ध्यान ही नहीं दिया। चलो बताओ एक्सेलेरेशन की प्रोसेस में कौन सी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा दें। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल करेक्ट आंसर है। फरिया और पृथ्वी का आया, मनाली और समृद्धि का आया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है उसको और कॉन्ट्रैक्ट करा के रिप को इसको कहाँ बाहर ले जाना है, फाड़ देना है, अपना सीना देना है। पिटना है तुम लोगों को मेरे से। अभी मैंने बोल भी दिया था कि एक ही मसल है जो रिलैक्स बैठी है, तो रिलैक्स वाले को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, काम दे दिया उसको। तो यहाँ पे इमेज में ही लिखा हुआ था सर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, रिलैक्स वाला लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो प्रोसेस देखते हैं फिर थ्योरी में चलेंगे। एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सोचो ना, थोड़ा सा सोचो कि तुम दो लोगों के बीच में एक कैसे बोलूं, चलो कोई एक बच्चा है, कोई एक तुम्हारा फ्रेंड है। ठीक है, तुम तीन फ्रेंड थे, ए बी सी, एक्स वाई जेड, फलाना ढिमकाना कुछ भी मान लो। वाई को दोनों चाहते हैं, एक्स और जेड लड़ गए। ठीक है, दोनों चाह रहे हैं कि वाई उनकी तरफ आ जाए। क्लियर। एक्स वाई की तरफ गया जब जेड रिलैक्स था, तो एक्स वाई की तरफ चला गया। अब एक्स रिलैक्स है, कहीं खोया हुआ है, तब तक जेड ने पुल कर लिया और वापस वाई चला गया जेड के पास। ठीक है, वाई कोशिश करेगा भाई तीनों में दोस्ती हो जाए ताकि हम तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में रह जाए। तो समझो एक्स क्या हो गया, एक्सटर्नल कोस्टल मसल। वाई क्या हो गई, रिब। जेड क्या हो गया, इंटरनल कोस्टल मसल। अभी हमने एक्सटर्नल कोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया था, वाई बाहर की तरफ गया था, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया था, थोरेसिक कैविटी की साइज बढ़ गई थी डॉर्सो वेंट्रली। जेड जेड खींचेगा वापस वाई को अपनी तरफ, तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट की, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स कर दो बाकियों को। डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट था रिलैक्स हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो गई। रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, किसकी वजह से, किसकी वजह से, इसके रिलैक्स और इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से वजह से। ठीक है, आईआईएमसी के कॉन्ट्रैक्शन से आपका रिब केज अंदर की तरफ आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। ये बाहर की तरफ सब ढकेल दिया गया था, अब ये अंदर की तरफ खींच रही है, अंदर वाली मसल अपने अंदर खींच रही है। अरे कितना बाहर जाएगा भाई, अंदर आ जाए। ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स हुआ, तो अब एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम चेंज हुआ। क्लियर। और वॉल्यूम चेंज में क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ चला गया। अब मेरे को बताओ मेरे बच्चा, अंदर वॉल्यूम कम हुआ या बढ़ा, अंदर वॉल्यूम कम हुआ या बढ़ा। लिखा हुआ भी है बट सोच के बताओ थोड़ा सा। कोई चीज ऐसी है उसको मैंने ऐसा कर दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है।
कम हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, फटाफट बताओ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम कम तो प्रेशर, प्रेशर 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 इंक्रीज, वेरी गुड, प्रेशर इंक्रीजेस। अब प्रेशर इंक्रीज किया तो हायर प्रेशर किधर है, अंदर की तरफ, हाई है, बाहर एटमॉस्फेयर में लो एयर प्रेशर है, आपने क्या किया, सांस बाहर निकाल दी। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ समझ में आया, जो आप नॉर्मली दिन रात ब्रीदिंग कर रहे हो वो क्या इतनी नॉर्मल प्रोसेस लगी आपको, ठीक है। और ये आपके भरोसे छोड़ी नहीं गई है, ये प्रोसेस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, और ऐसा कंट्रोल जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप वॉलंटरी सांस लेना और सांस ना लेना, ऐसा नहीं भूल नहीं सकते हो कि भाई आज हमारा मूड अभी 1 घंटे सांस लेने का नहीं है, चलो हम रिब केज और इसको मूवमेंट रोक देते हैं, ऐसा नहीं हो, ठीक है। वो होता रहेगा, कंटिन्यू प्रोसेस। Again, I repeat, internal intercostal muscle contract, external intercostal muscle relax, rib cage moves downward and inwards, diaphragm relaxes, volume of thoracic cavity decreases, as a resultant, volume of, ये एक लाइन ऐड करोगे तुम लोग, volume of pulmonary cavity decreases, decreases, as a result, as a resultant, pressure in alveoli या cavity increases and air moves out due to gradient, higher pressure to lower pressure. वेरी गुड बच्चा, आई थिंक पर्पस सॉल्व हो गया अभी का। अब देखते हैं क्या यहाँ पे कहानी कह रहा है एनसीईआरटी, और यहाँ तक हो गया था। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी, अभी देखो प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यू, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस, एल्वोलाई बोल लो, एल्वोलाई लास्ट स्टेज है बेटा, वहां से हम देख रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, that is known as inspiration. अब जो हमारे एग्जाम में आने वाला है उस इमेज को थोड़ी श्रद्धांजलि अच्छे से देख लेते हैं। ये है आपका 17.2 का ए, क्लियर। देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, ये पहला स्टेप कभी नहीं हो सकता है, ये तभी होगा जब ये स्टेप हो जाएगा। तो आओ मूव कराते हैं। रिब एंड स्टर्नम रेज विदाउट मसल्स, आपने रेज कराया रिब ऑफ स्टर्नम को, आपको पता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल, अब यही इमेज में लिख लोगे तुम्हारा नोट्स पूरा हो जाएगा इसका। एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कौन रिलैक्स हो रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। रिब्स स्टर्नम रेज मूव्स अपवर्ड आउटवर्ड इन अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, रिब केस से तो कोई अभी मतलब नहीं है। दूसरा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट इंक्रीजेस वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम, ये वेंट्रल डॉर्सल, ओके बच्चा। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, अब इसको, ये पूरी कैविटी आपकी थोरेसिक कैविटी है, तो ये वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज लिखा है, लेकिन आपको अभी अभी बताया मैंने ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी, लंग्स के अंदर पहुंच गया तो पल्मोनरी कैविटी, लंग्स थोरेसिक कैविटी में, इसलिए दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, बट टेक्निकली दोनों आ गया तो क्या ज्यादा क्लियर होगा, पल्मोनरी कैविटी। ठीक बच्चों, फिर से चलते हैं क्या कह रहा है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स, अभी ये इंटरकोस्टल लिखा है इसलिए ये एक्सटर्नल की ही बात कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि रिलैक्स की बात कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को। द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, वही पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, फ्लो चार्ट आपने देखा, टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज होगा, causing the expulsion of air from the lungs, that is known as expiration, ठीक है, एक्सलेशन, एक्सपायरेशन। तो ये हो गया आपका बी। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैरून वाले एरिया को जरा फोकस करो, इसमें आपको एरिया वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, ये आपको ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। डायफ्राम आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, और उसको ध्यान रखना है वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है, यहाँ पे रिलैक्स है डायफ्राम, डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम वाली गलती गलती से भी नहीं होनी चाहिए।
आर्क आ जाए, डोम आ जाए, ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स, वो सब ये कंडीशन। एक्सपायरेशन के टाइम रिलैक्स हो, रिप्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। अब तुमसे पूछे हम कि ये इसमें से नॉर्मल पोजीशन कौन सी है, ओरिजिनल पोजीशन, तो जिसमें ये दोनों रिलैक्स है दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीजेस। हो गया 17.2 टेबल कर लिया। क्या हो रहा है, जो आपने मस्कुलर मूवमेंट कराया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। जितना बोलती हो ना लिखते चलो, काम आएगा तुम्हें। डायफ्राम रिलैक्स, सेकंड, ठीक है। thoracic volume decrease as a resultant, pulmonary volume decrease as a resultant, pressure increase, ठीक है, as a resultant pressure increase, as a resultant acceleration। वही फ्लो चार्ट लिख लेना, हो जाएगा काम। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप फिगर के पास भी थोड़ा हल्का सा लिख लोगे शॉर्ट में, तो आपको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेरी बेटा? अब देखो, अब बात आती है नोइंगली हम सांस ले रहे हैं, समझना हम क्या बता रहे हैं। एक तो हो गया हम सोते सोते भी सांस ले रहे हैं, हम चलते फिरते भी सांस ले रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ाते वक्त भी सांस ले रहे हैं, लेकिन एक हमारा मन कर रहा है भाई थोड़ा जोर जोर से सांस ले लें। आज बाबा रामदेव बाबा का अनुलोम विलोम कर लेते हैं, थोड़ा सा कपाल भाती कर लेते हैं। तो उसमें तुमने देखा होगा योगा कैसे करते हैं, तेजी से करते हैं, ठीक है, एयर को एक्सेल करते हैं पूरा फोर्सफुली, इनहेल कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम आप ले रहे हो। तो बहुत सी चीजें यहाँ वॉल्यूम से रिलेटेड भी आएंगी अभी नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी बात करते हैं, वी हैव द एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन। सिंपल चीज है बेटा, नॉर्मल सांस ले रहे हो, अब मेरे बोलने से सांस लो, जरा जोर की सांस लो। डॉक्टर के पास जाते हो, गए होगे कभी, अगर नहीं गए तो अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाना अच्छी बात नहीं होती, बट जनरली अभी जैसा अपने चारों तरफ माहौल और एटमोसफियर है, माइक्रोब्स हैं, तो अपन डॉक्टर के पास पहुंच ही जाते हैं गाए बगाए कभी। तो देखा होगा पीछे की तरफ टर्न करा के आपके पीठ पे स्टेथोस्कोप लगा के वो बोलता है जोर की सांस लो, तेज से खींचो, फिर सीने पे रख के देखता है कि तेज से सांस लो, ठीक है। इसका मतलब एक तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं और एक हम इंटेंशनली हायर ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और अपोजिट वैसे ही अगर हम कहेंगे सांस तेज छोड़ो, सांस तेज से छोड़ो, तो तुम फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन करोगे। नॉर्मल कर रहे थे उससे ज्यादा अमाउंट में, उससे ज्यादा वॉल्यूम में एयर बाहर आती है। एयर को भी वॉल्यूम में मेजर करते हैं बेटे, है ना, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो रो दोगे, इसलिए एकदम, क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया हुआ एडिशनल मसल्स, लिख के छोड़ दिया है एनसीईआरटी ने यहाँ पे। एनसीईआरटी इज लाइक अ हिंट और सिलेबस, जाओ पढ़ लो वो एडिशनल मसल्स कौन सी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से मैं बियॉन्ड द एनसीईआरटी ले जाऊँ। एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, पहले एक्सपेरिमेंटली जरा फील कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं फोर्सफुल्ली सांस लो, सांस लो, लेने को बोला है, इनहेल करने को। अब लो, रिपकेज के बाद देखो क्या पेट भी तुम्हारा खुला? सांस लो और थोड़ा सा रोक के रखो, और मुझे बताओ क्या पेट का साइज भी चेंज हुआ तुम लोगों के? हाँ या ना फटाफट? यस, चेंज हो गया ना, चेंज हुआ, वेरी गुड, हुआ ना। तो अब तुमने क्या किया, फोर्सफुल्ली लिया था, नॉर्मल तुम सांस लेते तो ऐसे तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा हुआ था, अभी तुमने पेट बड़ा कर दिया, अब सांस छोड़ देना, पता चले सांस लेके बैठे, ठीक है। तो नॉर्मल में वो मूवमेंट नहीं कर रही थी आपकी एब्डोमिनल मसल, ठीक है, सब रिलैक्स हो जाओ, सांस छोड़ के सुनना होगा। एंड द एक्सपायरेशन के टाइम में अब हम क्या है कि जबरदस्ती सांस बाहर की तरफ निकाल दो, ठीक है। तो तुम देखोगे कि एकदम अलग से फिर एब्डोमिनल में तुम्हें पेन सा या स्ट्रेस सा फील होगा, फिर नॉर्मल हो जाना फटाफट।
ऑन एन एवरेज अ हेल्दी वुमेन ब्रीज, अब ये देखते हैं फिर से डिटेल में, अभी आगे ये पॉइंट जरा दोनों पॉइंट खत्म कर देते हो, मार्क कर लो तुम लोग एनसीईआरटी। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी वुमेन, अब जब भी हेल्दी वुमेन की बात हो तो कभी बच्चों की बात नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, एडल्ट की बात हो, ठीक है। ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अब जैसे मैथ्स में होता है ना लोअर लिमिट हायर लिमिट, तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है कि लोअर रेंज ये है कि वो 12 टाइम्स पर मिनट उसने सांस सांस ली और सांस छोड़ी है, ठीक है, इनहेल एक्सेल किया है। हायर लिमिट ये है कि 16 टाइम्स उसने इनहेल किया एंड एक्सेल किया, ठीक है, पर मिनट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना बेटा? तो इसके रेंज में जो भी डेटा आएगा तुम्हारे एमसीक्यू में, दैट विल बी नॉर्मल कंडीशन, और उस डेटा को फिर कैलकुलेट करवाएगा तुमसे, वॉल्यूम पूछ लेगा। तो अभी आएंगे वॉल्यूम पे। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। मार्क करो, एमसीक्यू है, आज ये 12th वालों से पूछूंगी ग्रुप में, देखती हूँ याद है या भूल गए। स्पायरोमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स। क्लियर? पल्मोनरी फंक्शन जो आपको एक ब्रीथ, अगर लंग्स का कोई ट्रीटमेंट कराना है, लंग्स की कैपेसिटी को चेक कराना है, तो जो वहां पे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पायरोमीटर। और उससे जब आपको वो, देखो नॉर्मल, अभी हम कुछ तुम्हें एकदम डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, समझना, नॉर्मल बात है, तुम पेशेंट की तरह सोचो, पेशेंट बन के गए, तुम्हें एक डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करेगा, बेटा नॉर्मल सांस लो, ठीक है, तुमने नॉर्मली इनहेल किया एक्सेल किया, बेटा फोर्सफुल्ली सांस लो, फोर्सफुल्ली इनहेल किया, फोर्सफुल्ली एक्सेल किया। क्लियर बच्चा? अब बताओ तुम यहाँ सोचो, तो तुम सोचो, सोच आनी चाहिए, सोच जरूरी है बेटा, तब ये सब एकदम हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर नीट क्या एमबीबीएस क्या, ठीक है। इनहेल किया एक्सेल किया, इसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली इसके हमेशा कम ही आएगा, फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे तुम इंटेंशनली हायर वॉल्यूम एक्सेल कर रहे हो या इनहेल कर रहे हो, यहाँ पे तुम नॉर्मल घूमते टाइम से जैसे सांस ले रहे हो वो वाले सांस लेंगे। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रीडिंग ली जो कि ग्राफ के फॉर्म में आता है बाय द यूज ऑफ स्पायरोमीटर, जैसे ईसीजी का ग्राफ बनता है ना, उसी तरीके से समाउ तुम समझ सकते हो कि डिफरेंट वॉल्यूम के रेंज का ग्राफ जनरेट हो जाएगा, और उससे फिर वो लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स के फंक्शन, लंग्स के डिसऑर्डर की एनालिसिस करते हैं। और अभी तो हम लोग 1.5 साल से बेटा लंग्स लंग्स ही चल रहा है, कोरोना लंग्स पे ही अटैक कर रहा है, तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी मस्त एकदम अच्छे से। अभी एनसीईआरटी में मार्क करो स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी मतलब लंग्स, बार बार कहते हैं, भूलना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा, पल्मोनरी स्पायरोमीटर को बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाले पोर्शन पे ले चलते हैं आपको, और तुम्हें एडिशनल मसल्स की सैर कराएं। क्लियर? तो जस्ट इमेज से ही नोट्स बनाने हैं आपको, एक्स्ट्रा मैंने थ्योरी नहीं दी है। अच्छा ये भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये एक्सपेरिमेंट किसी ने किया है क्या? साइंस एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते होगे तो साइंस एग्जीबिशन में लंग्स एक्टिविटी किसी ने दिखाई है क्या? नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी सुनो, कभी करने का मन करे तो कर लेना। इसमें यूज क्या हो रहा है, स्ट्रॉ, बॉटल एंड बलून, क्लियर, एंड रबर शीट। अगेन बलून को ही कट करके आप रबर शीट बना सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, और करके देखोगे बड़े आराम से होता है। दिस इज कॉर्क, कॉर्क की जगह की आपके पास कॉर्क नहीं है तो आप इसके साइज का थर्मोकॉल भी कट करो, और यहाँ पे इसको बस एयर टाइट करना है, क्योंकि आपकी थोरेसिक कैविटी क्या है, एयर टाइट है, एंड दिस जार बॉटल रिप्रेजेंटेड एयर टाइट कैविटी, ठीक है। नीचे से डायफ्राम, जो आपने बलून को कट किया, जैसे जस्ट सपोज ये है बलून बेटा, ठीक है, इस बलून को आपने इतना कट किया और ये वाला पोर्शन नीचे लगा, ठीक है, ताकि आप इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच भी सको, वॉल्यूम बढ़ाना है ना। फिर आपने स्ट्रॉ डाला, स्ट्रॉ को दो स्ट्रॉ से और अटैच किया और इसको भी बहुत अच्छे से टेपिंग कर दिया, एयर कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब आप जब यहाँ से पुल करोगे ना, पुल करना मतलब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कराना, तो रबर शीट आप पुल करोगे, इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, इसका वॉल्यूम ये चला गया, समझो,
एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। अब इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा और ये एयर टाइट है, एयर टाइट है, तो यहाँ पे जो एयर ट्रेवल कर रही है वो इस पे प्रेशर लगाएगी, ठीक है। इस पे प्रेशर लगाई मतलब इसका प्रेशर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से, इसका प्रेशर इधर लग रहा है, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एयर अंदर ट्रेवल कर जाएगी और इसका जो ओनली वन वे है, एक ही रास्ता है कि एयर इस कैविटी के अंदर आ सके, तो ये हो गई आपकी पल्मोनरी कैविटी, ये हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी। तो आपको वो बलून फुलता हुआ दिखा जस्ट बिकॉज ऑफ पासेस ऑफ एयर। दिस इज सिंपल बच्चा वाला एक्सपेरिमेंट है, 7th 8th में कराया जाता है साइंस एग्जीबिशन में, ठीक है। एज ए रिजल्टेंट आपको दिखा वॉल्यूम इसका बढ़ा तो एयर यहाँ ट्रेवल कर अपोजिट हो जाएगा। अगर आप इसको छोड़ दो, रिलैक्स हो गया डायफ्राम, तो ऐसे कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ, जो ये ऐसे था वो यहाँ हो गया और ये श्रिंक कर जाएगा, इससे एयर बाहर की तरफ चलेगा। तो स्ट्रॉ रिप्रेजेंट किया ट्रैकिया ब्रोंकाई को, बॉटल रिप्रेजेंट की चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, बलून्स रिप्रेजेंट किया है लंग्स को, रबर शीट रिप्रेजेंट किया है डायफ्रैम को। सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं रुक नहीं रही हूँ यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। आगे है ना, ये भी हो गया आपने। ये वाला इमेज थोड़ा सा ड्रॉ कर लोगे, रफ रफ ड्रॉ कर लोगे तो काफी हेल्प रहेगी। इमेज ड्रॉ कर लेना एंड ये फ्लो चार्ट लिख लो। अब ग्राफिकल देखो बेटा, ग्राफ पे आ जाओ, ठीक है। अभी हम जो भी सिस्टम पढ़ते हैं ना, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी, इन सब चीजों की मैथमेटिकल मॉडलिंग हो रखी है कि आप कितना वॉल्यूम लोगे, कितने टाइम में कितना चेंज होगा आपके लंग्स की कैपेसिटी में, आप क्या कितना वॉल्यूम अंदर एयर ले सकते। तो वही चीज है बेटा, जस्ट देखना जितना मार्क कर रहे हो, घबराना बिल्कुल मत। बायो वाले ऐसे नहीं है थोड़ा सा ग्राफ आ जाए तो घबराए। चलो ठीक है, जीरो लेवल ध्यान रखो, जीरो लेवल के नीचे गया प्रेशर, जहां मार्क कर रहे हैं बस उतना देखो, ठीक है। प्रेशर निगेटिव प्रेशर, दिस इज निगेटिव प्रेशर, क्लियर। क्या हो गया प्रोसेस, इंस्पिरेशन। जीरो लेवल के ऊपर गया प्रेशर, दिस इज पॉजिटिव प्रेशर, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या हो गया, एक्सपिरेशन, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है ये, थोरेसिक कैविटी की बात नहीं हो रही है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दिया हुआ है इस ग्राफ में, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एयर अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज किया तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आ गई। सिंपल, जैसे ट्रांसपोर्टेशन देखते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देखते थे, डिफ्यूजन देखते थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है बच्चे। हाँ, अभी क्या देखना था अपने को, अगेन ये इमेज है, दिख रहा है आपको, प्रोसेस है इन्हेलेशन की, एक्सपेंड किया हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड ये प्रोसेस है आपकी एक्सलेशन की, जिसमें श्रिंक किया हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, लंग्स कंप्रेस हो रखे, थोरेसिक कैविटी कंप्रेस हो गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट मसल्स, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, और यहीं से आप नोट्स बस इतना नोट कर लो, ठीक है। कोर मसल जो फंक्शन, जो कोर फंक्शन में इन्वॉल्व थी वो थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्ट की थी, ठीक है, एलिवेट की थी रिब्स को बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था टू एक्सपेंड थोरेसिक कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। ये दोनों में तो कोई डाउट नहीं है। एसेसरी मसल्स जो वहां पे लिखा है एनसीईआरटी में, वो आपको नाम नोट डाउन करना है। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स जो कि स्टर्नम को मूव कराएगी, ठीक है, स्टर्नम को मूव कराएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू एलिवेट स्टर्नम, रिब की बात की हमने, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से, एक्सटर्नल ये सब जुड़ा हुआ है, अगर ये भी इधर से पुल कर रहा है, कोर मसल है, तो इसको ये अपने साथ ले जाएगा। लेकिन एक ऐसी मसल जब आप फोर्सफुल्ली इनहेल करना चाह रहे हो तो जिस मसल को इन्वॉल्व होंगी होना पड़ेगा वो एसेसरी मसल है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, जो स्टर्नम को मूव कराएगी। नाउ नेक्स्ट है पेक्टोरलिस मसल, ठीक है। पेक्टोरलिस माइनर मसल है, पेक्टोरलिस भी याद रखोगे तो बहुत है। कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिब्स आउट, पुल रिब्स आउटवर्ड्स, ये एडिशनल मसल हो गई, क्लियर है बच्चों। एक्सटर्नल के साथ साथ ये भी मसल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे एसेसरी दिया हुआ है, तो थोड़े से मसल्स एड ऑन आपको करना,
एक्सपिरेशन में भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पहले दोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो पहले है, डायफ्राम रिलैक्स होगा एंड देन थोरेसिक कैविटी रिड्यूस होगी, बात की बात है। एब्डोमिनल मसल, अब आप एब्डोमिनल मसल को यूज कर, क्लियर, पेक्टोरियल मसल यूज हुई, नाउ एब्डोमिनल मसल यूज होंगी जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करना चाहोगे, एक नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा एयर को रिलीज करना चाहोगे उस टाइम। कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्रेस एब्डोमेन, जो आपको एब्डोमेन में मूवमेंट फील हुआ ना, दैट इज बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एंड दूसरी है क्वाड्रेटस ल्यूबरम, ठीक है, ये इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के साथ वर्क करती है और नीचे की तरफ पुल करेगी रिब्स को। क्लियर है बच्चा? एब्डोमिनल मसल के फिर टाइप दिया हुआ है, एब्डोमिनल मसल लिख के लिख लेना, इतने हाई लेवल तक आएगा नहीं, वैसे एक दो बार आया बहुत पहले है, तो हो सकता है तुम्हें पीवाई की उसमें कहीं मिल जाए। रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, these are the abdominal muscle, clear, which works together to internal intercostal muscle, means ये चले जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि that is related to exhalation। बस यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर, आई थिंक क्लियर है सबको। कुछ भी डाउट हो एक बार फिर से, ये थोड़ा ट्रिकी है, और कल का कल तो खैर क्लास नहीं रहेगी, मंडे का लेक्चर और ट्रिकी होगा। देखो एनसीईआरटी में वॉल्यूम वाला पोर्शन दिया है, ठीक है, तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट वगैरह करने को, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम कैपेसिटी सब समझना पड़ेगा, लंग्स में कैसे एयर पास कर रही है, कितना उसकी कैपेसिटी है, डिफरेंट टाइप की कैपेसिटी, डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम। क्लियर है बच्चा सबको? सो गए क्या सब? ईशा ईशा इधर रिप्लाई कर रही है। आकाश, आयुष, परिया, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, हाँ, पृथ्वी, समृद्धि, श्वेत, कामनी। इज इट क्लियर बच्चे, सब समझ में आया? यस मैम। परिया नो डाउट के लिए बोली हो ना, तो समझ में नहीं आया? क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही समझना ही है बेटा, आगे चल के डॉक्टर बनना है अपने। अभी तो इनकी मसल्स के नाम का भी जब सामने आओगे ना रिवीजन टाइम पे, तब तुम्हें एमबीबीएस के नोट्स दिखाऊं। मेरा एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस में है, वो मुझसे पूछता है, कभी कुछ भेजता है, मेरा ही सर चकरा जाता है, मैं बोलती बेटा मेरे को पढ़ के बता। अगेन इतने सारे नाम इसमें डिवाइड हो जाएंगे ना कि फिर तुम्हें वो भी, और तुम्हें तो वो करना ही करना है, डेफिनेटली करोगे तो। अभी तो ये ट्रेनिंग वाली चीज है कि हाँ इतना पढ़ने की आदत है या नहीं है, तब नीट क्वालिफाई हो, नहीं तो एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे करें। चलो अब यहीं पे एंड करते हैं। ये है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इस तरीके से वर्क करता है, यूज करते हैं इसको, मेजरमेंट आएगा ग्राफिकल फॉर्म में, रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को तुम लोग को एमबीबीएस में ये वाला स्पायरोमीटर चलाने को, ठीक है, ये मूवमेंट पे वर्क करता है, इम्प्रेशन देगा, इंक का इम्प्रेशन देगा, जैसे जगदीश चंद्र बसु वाला तुम्हें वो ग्रोथ को मेजर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताया था ना, उसी तरीके। कल देखते हैं ये सारे वॉल्यूम। चलो बाय, कल का टेस्ट देना अच्छे से, ईमानदारी से, ईमानदारी जरूरी है, अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक, अच्छा वाला बोर्ड एग्जाम समझ के ही देना। बाय बाय बच्चा, टेक केयर, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू, बाय बच्चा।